मेकअप को एक तरफ हराम कहते हैं और मेकअप में ही एक तरफ हलाल मेकअप बना देते हैं। इस्लामिक तरीके से तेल बना है, इस्लामिक तरीके से ब्रेड बनी है। अब यार पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिछवाड़े मारने चाहिए 4 डंडे और गिरने चाहिए 1। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेटेस्ट होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ रिजवान अहमद का वीडियो देख लेंगे। इंडियन बड़े जाने माने एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिन्होंने वीडियो बनाया यूपी के ऊपर जो मसला बना हुआ है हलाल सर्टिफिकेट बैड इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फेस टू फेस इनका यूट्यूब चैनल है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखेंगे कि क्या सीन है हलाल सर्टिफिकेट वाला, मुसलमानों ने क्या अब ऐसा किया जिसके ऊपर इतना भड़क पड़े। रिजवान अहमद ओरिजिनल वीडियो का लिंक जैसा कि आपको बताया डिस्क्रिप्शन में। वीडियो फिर हम करते हैं। मेकअप को एक तरफ हराम कहते हैं और मेकअप में ही एक तरफ हलाल मेकअप बना देते हैं। इस्लामिक तरीके से तेल बना है, इस्लामिक तरीके से ब्रेड बनी है। अब यार पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिछवाड़े मारने चाहिए 4 डंडे और गिरने चाहिए 1। तो ये मेरा पूरा कंसेप्ट है हलाल पर। जो भी हलाल के नाम पर तमाशा हो रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। कहीं अगर तुम्हें बड़ी तकलीफ है कि ये बर्गर में जो चिकन है ये हलाल है या ये झटका है, अबे तो मत खाओ, मत खाओ। डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया है, मौलाना ने मस्जिद के नहीं बनाया बताया है। जिस पर चल के हमारे बाप दादा चचा मामू, खुदा सबको बख्शे, नाना दादा सब चले गए, वो चले। अब ये नए मुसलमान पैदा हो गए, जैसे हिजाब में पैदा हो गए। ना 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 ना, अब इसका तमाशा करना है समाज। उस चिकन को इस तरह नहीं रखा जाता। ब्रॉयलर चिकन जिस तरीके से रखे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो मुसलमान पर हलाल नहीं है, क्योंकि उन्हें उस तरह से नहीं रखा गया। अगर मैं सिर्फ मजहबी नजरिए से बात करूं, जिस तरह इस्लाम की हिदायत थी, इंसानियत के नजरिए से भी वो हलाल नहीं है और मजहब इस्लाम के नजरिए से भी वो हलाल नहीं है। लेकिन तुम लोग समझ के खाते होगे कि वो हलाल है, क्योंकि छिद्दन खां कसाई क्या से तुम उसका गोश्त लेके आते हो। तो साहब कल का मैच भारत ना जीत पाया, भारत अच्छा खेला। उस दिन ऑस्ट्रेलिया भारत से अच्छा खेला। पर एक बात बताऊं, जब भारत पाकिस्तान से खेल रहा होता है ना, वैसे तो मैं चाहते ही नहीं खेले, पर कहीं खेल रहा होता है तो मेरे अंदर की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मर जाती है और राष्ट्रवाद मेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर बड़ा हावी हो जाता है। पर जब भारत किसी और के साथ खेल रहा होता है, जाहिर बात है हम भारत को जिताते हैं। भारत जब हारता है तो हमें अफसोस होता है, खासकर किसी महत्वपूर्ण मैच में या टूर्नामेंट में। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उस टाइम मेरे राष्ट्रवाद पर थोड़ी सी हावी हो जाती है। तो भाई वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड वेरी वेल प्लेड इंडिया। ऑल द प्लेयर्स गेम में, ये सब जिन्होंने क्रिकेट खेला या कोई भी खेल खेला उनको पता है, ये सब लगा रहता है। तो आज उस मुद्दे से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रोडक्ट्स पे एक सरकार का जो आदेश आया है कि हलाल प्रोडक्ट्स कोई भी स्टोर करेगा, बेचेगा, मार्केट करेगा, एडवर्टाइज करेगा, उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR लिख दी जाएगी। तो इसी बिंदु पर आज का वीडियो है और वीडियो का नाम है हलाल पर तमाशा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भाई मेरा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है और आज बहुत धागे खुलने जा रहे हैं। जो समझदार मुसलमान हैं वो अगर मेरी बात समझ जाएं तो मुझे तहे दिल से इतनी खुशी होगी। अच्छा एक बात बताऊं, KFC का बैन मुसलमान तो अब कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही वही KFC का बैन मुसलमान तो यहूदियों की दुश्मनी और पैलेस्टीन के प्यार में कर रहे हैं। आपके भाई ने KFC का बैन तब कर दिया था जब KFC लॉन्च हुआ था। तो आज मुसलमानों को कुछ बातें समझाऊंगा कि क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है, और हलाल के नाम पर मेरे मुसलमान भाइयों तुम क्या तमाशा कर रहे हो। या तो तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है या तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एक FIR होती है। FIR किसके खिलाफ होती है? नाम देखिए साहब, हलाल ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमाते उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट मुंबई, जमाते उलमाए हिंद फलाना ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो अगलों को कितना तमाशा करना आता है, जबकि मजहब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि मजहब को आसान करो, आसान करो। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये मजहब को मुश्किल करते जा रहे हैं, मुश्किल करते जा रहे हैं। और ज्यादा चूड़ी जब कसो ना किसी चीज की तो चूड़ी घिस जाती है।
फिर वो ढक्कन बंद नहीं होता, तुम खुश होते रहो कि ढक्कन टाइट हो गया है। समझ रहे हैं ना? तो इन लोगों ने जबरदस्ती चूड़ी कस कस के, मजहब की कस कस के यार कसम से मजहब का मजाक बना दिया है और मजहब को मुश्किल कर दिया है। तो इन लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, इसके अंडर एक काउंसिल बनी, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा एक्ट है। उसने फूड्स के बारे में, फूड्स को रेगुलेट करना, मॉडरेट करना, कंट्रोल करना, उनकी क्वालिटी पर टिप्पणी करना वगैरह वगैरह, ये देश में इसी काउंसिल को, इसी अथॉरिटी को जिम्मेदारी है। सेक्शन 89 इस एक्ट का और सेक्शन 29 ये साफ साफ स्पष्ट कहता है कि जो भी इस फूड को लेकर सर्टिफिकेशन होगा वो हम करेंगे, यानी अथॉरिटी करेगी। साफ साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी रेगुलेशन होगा वो हम करेंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी करेगा उसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। अब भाइयों ने धीरे धीरे ये हलाल 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 जैसे हिजाब का धीरे धीरे तमाशा बना लिया। कहते हैं कि हिजाब मुसलमान औरत की इज्जत और आबरू का गहना है, तो फिर ये बोलो जो हमारे बुजुर्ग, हमारे घर की, हमारे बुजुर्ग मोहतरमा जो हिजाब नहीं पहनती थी वो बेशरम थी, पूरी बात करो ना। अब तो सारी तमीज नई लड़कियों में आ गई है, जो फैशन के चलते हिजाब पहन रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन बना के बेच रही हैं और साथ में चटक को मेकअप भी कर रही हैं, चटक को लिपस्टिक भी लगा रही हैं। अरे अगर हिजाब का मोटा मोटा मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा मतलब हुआ नूर और सादगी, आसान भाषा में यही मतलब हुआ ना, सादगी, कि बाल ना दिखें, आदमी एक सिंपल लगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे आपने बहुत सी साध्वी भी देखी होंगी, आपने ऐसी बहुत सी नन्स भी देखी होंगी जो बिल्कुल उसी तरह से लपेट कर रहती हैं क्रिश्चियंस में। पर क्या वो लोग चटक को मेकअप करे रहती हैं? नहीं करे रहती हैं। हमारे में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मियां भाई हर चीज का तमाशा बना देते हैं। तो अरे साहब अब हिजाब तो साहब, ये तो साहब इज्जत का गहना है। अरे यार हमारे मामियों ने, चाचियों ने, फुप्पियों ने, किसी ने नहीं पहना हिजाब। इक्का दुक्का बुरखा दिख जाता था किसी मोहल्ले में, तो वो क्या सब बेशरम थी, बेहया थी क्या? जो सारी हयाई उस शेरनी में आ गई है जो अल्लाह अकबर चिल्ला रही थी। ठीक, हर चीज का तमाशा बनाना हम लोग को आता है। इसी तरह हम लोग ने हलाल का तमाशा बना लिया। हलाल बेसिक कंसेप्ट एक शुरू हुआ था नॉन वेज फूड से, एक बेसिक चीज थी। उसी तरीके से हमारे बाप दादा, सबके बाप दादा खाए बड़े हुए, अल्लाह की से डरे भी, इस्लाम की राह पर भी चले, पर उन्होंने एक मोटी मोटी चीज बना रखी थी कि भाई ये हमें खाना है, ये हमें नहीं खाना है। लेकिन शौक था तमाशा करने का, और ये तमाशे ज्यादा शुरू हुए सन 1980 के बाद। अब तमाशे में हाल ये हो गया कि होते होते हलाल पहुंच गया मेकअप पर। मतलब विडंबना देखिए, मेकअप को एक तरफ हराम कहते हैं और मेकअप में ही एक तरफ हलाल मेकअप बना देते हैं। शुगर में, ऑयल में, मेडिसिन में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, और आप उसका सर्टिफिकेशन करने लगे हलाल वेरीफाइड, हलाल प्रोडक्ट। अब हलाल एक वो वर्ड है जो एकदम से आपके दिमाग में एक इस्लामी नजरिया डालता है कि भैया इस शहर में खाना मुसलमानों का रखा है, या इस दुकान में मुसलमानों का खाना बिकता है, गैर मुस्लिम कहीं और चला जाए। भले गैर मुस्लिम हलाल खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लिया मैंने, मान लिया। लेकिन एक आदमी कहता है हलाल मतलब मुसलमान, ये तो मुसलमानों का खाना है। तो जबरदस्ती एक आसान चीज को जिस पर चल के हमारे बाप दादा, चचा, मामू, खुदा सबको बख्शे, नाना दादा सब चले गए, वो चले, अब ये नए मुसलमान पैदा हो गए, जैसे हिजाब में पैदा हो गए। ना 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 ना, अब इसका तमाशा करना है समाज में कि साहब हलाल काउंसिल बन गई, हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हो गया, और आपने ये सर्टिफिकेट बांध के पैरेलल फूड शुरू कर दिया। जैसे होता है ना, रंग बढ़ गया, ये बढ़ गया। एक तरफ कहते हो भगवा हिंदुत्व का है, इंडियन टीम ने प्रैक्टिस में भगवा पहन लिया, तो भगवा क्यों पहन लिया? रंग भी बट रहे हैं तो खाना भी बांट दो। बिल्कुल सिंपल सा, कोई जरूरत नहीं थी। जो भी आइटम एक्सपोर्ट होता है नॉनवेज का होता है, उसमें अभी भी हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है।
तो यह सिर्फ एक तमाशा है मजहब के नाम पर, जो हमने अपने बाप दादाओं चचा मामुओं को करते नहीं देखा, और हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें आने वाली इस तमाशे का हिस्सा बने। बिना हिजाब पहने हमारी फुफ्फियां, हमारी मौसियां, हमारी खालाएं, हमारी दादी, हमारी नानी इज्जतदार महिलाएं थीं। कमीनों, इज्जतदार महिलाएं थीं, ठीक। और जो हलाल का तमाशा नहीं करते थे वो भी अच्छे मुसलमान थे। कम से कम इतने बबाली और इतने तमाशा करने वाले नहीं थे जितने आज हम लोग हो गए। तो ये तो मोटा मोटा मुबारक है सरकार को, पूरे देश में ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। जो खाने को भी बांट रहा है, हर चीज को बांट रहा है, सब अनअडल्टरेटेड फूड, इस्लामिक तरीके से तेल बना है, इस्लामिक तरीके से ब्रेड बनी है। यार पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिछवाड़े मारने चाहिए 4 डंडे और गिरने चाहिए 1, मतलब तमाशे के मारे। तो ये तो हो गई सामाजिक बात, इसको खत्म करता हूं। बहुत बहुत बधाई, पूरे देश में ये होना चाहिए। हाँ, अगर एक आदमी है, अगर एक मुसलमान है, हम हैं, हमारे पास 2 सूरत हैं। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो जाके, अभी इस पे भी कलई खोलूंगा, इस पे भी तार खोलूंगा, अभी खुलने अभी बहुत धागे खुलेंगे, अभी वीडियो थोड़ा लंबा है। तो भैया किसी मुस्लिम की दुकान से जाके मीट खरीद लो और खा लो, सीधी बात। अगर किसी रेस्टोरेंट जाते हो, तुम्हें डाउट है कि यहां हलाल है या झटका है, तो अभी ना खाओ ना। डॉक्टर ने लिख के दिया है कि वहां जाके खाना और पूछना, इधर आइए सर आपके यहां जो नॉनवेज है ये हलाल है या हराम है? अबे कुछ और खा लो। हैं, रोज घर में मीट खाते हो, जरूरी है बाहर जाके मीट खाना? या वहां जाके खा लो जहां पता हो कि वहां हलाल है। मत करो कहीं बैठ के तमाशा। जरूरी है हर जगह तमाशा करना? नहीं है ना, तो करना ये वाला तमाशा बंद कर दो। अब ये जो था कि जो मेन चीज शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी नॉनवेज से। कुरान शरीफ में इसको लेके बहुत सी आयतें हैं। अब यहां से मैं धागा खोलना शुरू कर रहा हूं कि किस आसमानों में, हवाओं में हम मुसलमान जी रहे हैं। मजहब तो पढ़ा नहीं है, इधर सुनी इधर सुनी इधर सुनी और मजहब अपना क्रिएट कर लिया, ठीक। तो ये जो बेसिक चीज थी कुरान शरीफ में, इससे बहुत सी आयतें आई, बहुत 4-5 आयतें आई, जिसमें मोटा मोटा बताया गया कि आपको क्या नहीं खाना है। एक पोर्क को बताया गया आपको नहीं खाना है। दूसरा एक आपको बताया गया कि आपको ब्लड जैसी चीज कंज्यूम नहीं करनी है। जैसे उस कल्चर में लोग ब्लड पीते थे, वो नहीं करनी है। मरा हुआ जानवर नहीं खाना है आपको, जो मर चुका हो। और इसके अलावा आपको, अब यहां पे एक गेम देखिए, और आपको वो चीज नहीं खानी है जो किसी दूसरे भगवान पर चढ़ाई गई हो, ठीक। अब कुरान शरीफ की ये आयत जो जिक्र कर रही है, वो तीनों चीजें नॉन वेज की इस्तेमाल हो रही हैं। पोर्क, ब्लड, मरा हुआ जानवर, या कोई इसी तरह से चीज जो किसी दूसरे भगवान को चढ़ाई गई हो। ये लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, चीज साफ लिखी है। इसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि किसी दूसरे भगवान पर अगर कोई बलि चढ़ी हो तो जाहिर सी बात है वो इस्लामी नजरिए से तो चढ़ी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम में ज़बह करते टाइम आपको या कलमा या बिस्मिल्लाह बोलना जरूरी है। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम पर, ठीक। तो ये चीज थी उसके लिए कि अगर कोई बलि जानवर चढ़ाया गया है तो उसका मीट मुसलमान नहीं खा सकता। बहुत अच्छी बात है, ना खाए। धीरे धीरे इसको इंटरप्रेट कर दिया गया, कोई भी चीज जो दूसरे भगवान को चढ़ी हो, और इसको मुसलमानों ने एक वजह बना ली, सबने नहीं बहुतों ने, कि हम चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खा सकते। यहां से बीमारी आई इस चीज की। यानी मजहब को करना था आसान, आपने मजहब को सेकुलरिज्म के नाम से, कंपैटिबिलिटी के नाम से, भाईचारे के नाम से कर दिया मुश्किल। क्योंकि इस आयत में जो भी चीज आई वो नॉन वेजिटेरियन आई। तो जब रिजवान अहमद ने इसका इंटरप्रिटेशन किया और बहुत से बुद्धिजीवी मुस्लिम्स ने इसका इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने कहा इसका मतलब है बलि चढ़ा हुआ जानवर, इसका मतलब कोई और चीज नहीं है। लेकिन बाद में मौलाना ने कहा ना 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 ना, हमें तो तमाशा करना। उन्होंने कहा सब चीज जो दूसरे पर चढ़ी हो, तो उन्होंने इसमें अगर आप पताशा भी चढ़ा दें, मिठाई भी चढ़ा दें, तो उसको भी प्रसाद मान लिया। तो इस मारे मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथ का प्रसाद खाना, बहुत से मुसलमानों ने धीरे धीरे बंद किया। तो ये एक बेसिक चीज आई कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं जारी हुई
कि तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। साफ साफ ये चीज आई है कि आप जानवर को पटक के नहीं मार सकते, आप जानवर को ईंटे से नहीं मार सकते, आप जानवर का गला घोट के नहीं मार सकते, और तरह तरह की चीजें आई हैं, आप नहीं कर सकते। और आयत 5/5 में आया है कि जो भी पहले के लोग खाते थे, जिन पे अल्लाह ताला ने कुरान एक किताब, आसमानी किताब नाजिल की थी, इसको आसान भाषा में समझें तो क्रिश्चियंस और ज्यूज, वो आप खा सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन और ज्यूज की बुक्स में भी पोर्क पर पाबंदी है, भले किसी कारण से क्रिश्चियंस ने इसको खाना, पोर्क को शुरू कर दिया। तो यह कुरान शरीफ में आया 5/5 में कि आप उसको खा सकते हैं, जो उन किताबों में लिखा है। कुरान शरीफ में ऐसी कोई आयत नहीं है जो यह बताती है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, सिवाय उस चीज के जो मैंने बताई, पोर्क, ब्लड, मरा हुआ जानवर, या वो जानवर जो दूसरे भगवान पर बलि चढ़ा हो। इस चीज को मैंने आपको बताया कि घुमा के कर दिया, कोई भी चीज जो भगवान के चरणों में चढ़ाई गई हो तो मुसलमानों ने प्रसाद खाना धीरे धीरे बंद कर दिया या अवॉइड करने लगे, सिवाय इसके। दूसरों की किताबों में यानी गॉस्पेल्स में, तौरा में, ये चीजें अलग अलग पढ़ने को मिलती हैं कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता है। और कुरान शरीफ में ये लिखा है कि क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते हो, यह समझने के लिए तुम जाके उनकी किताबें पढ़ो। 5/5 में लिखा है, ये जाहिलों को पता ही नहीं होगा। और इसमें अंदर जाके फिर आपको बहुत कंफ्यूजन मिलता है, बहुत। कहीं पता चलता है चिकनी मछली नहीं खा सकते, स्केल वाली खा सकते हैं, ये चिड़िया खा सकते हैं जो पंजे से जानवर नहीं पकड़ती है, जो पंजा, मतलब महा कंफ्यूजन है, महा कंफ्यूजन है। लेकिन दुनिया इसी कंफ्यूजन के साथ मुसलमान आराम से चला, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब चले, हमारे बाप दादा चाचा मामा सब चले, पूरी दुनिया चली। मोटा मोटा उन्होंने तय कर लिया, यार हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है। इस तक पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक जानवर है जैसे बकरा है, वो आप पर जायज है, लेकिन उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स आप पर नाजायज हैं, आप पर हराम हैं। यानी बकरा हलाल है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स आप नहीं खा सकते, जैसे इंटेस्टीन हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, वगैरह वगैरह। उसमें कुछ कहते हैं जुबान खा सकते हैं, कुछ कहते हैं जुबान नहीं खा सकते। महा कन्फ्यूजन है। वैसे अल्लाह तो बस जुबान कैसे खाई जाती है तो मुझे पता ही नहीं यार। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं, फाइनली मैंने रेड मीट त्याग दिया है, रेड मीट मैंने त्याग दिया है। आई वॉज ए नॉन वेजिटेरियन बट स्टिल आई एम हैविंग व्हाइट मीट, एंड व्हाइट मीट में आई एम ओनली हैविंग फिश। रेड मीट आपके भाई ने फाइनली त्याग दिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। मुझे 50 की एज में त्यागना था लेकिन इट गॉट डिलेड, अब मैंने उसको फाइनली त्यागा है। तो ये इतना कंफ्यूजन है हलाल को लेके। हलाल का मतलब सिर्फ हम लोग जब छोटे थे नॉन वेज और वेज से ही कनेक्टेड था। अब ये दुनिया भर के जो तमाशे हुए हैं इन पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं, हिंदू भाइयों और मुसलमान भाई जो अच्छे हैं, समझदार हैं, वो मेरी बात समझ लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जो जाहिल हैं वो समझ लें तो बड़ी खुशी होगी। कटर छाप तो सिर्फ गाली देते हैं। हम नॉन वेज हैं, अब आप इसको भले हमारा डबल स्टैंडर्ड मानो या कुछ मानो, लेकिन हम एनिमल राइट पर भी बिलीव करते हैं। और पहले बोल रहा हूं, साफ दिल का आदमी हूं, भले भाई इसको मेरा तुम डबल स्टैंडर्ड मानो, ठीक। जो योगी जी ने पहले टर्म में बकरीद से पहले कंडीशंस लगाई थी, या स्लॉटर हाउस पे कंडीशंस लगाई थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जानवर बीमार नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी कंडीशन इस्लामिक थी, तभी मैंने उनका सपोर्ट किया था। सारी कंडीशन इस्लामिक थी। अब मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग चिकन खाते हैं। मैंने आपसे शुरू में क्या बोला था, रिजवान अहमद ने KFC तब बैन किया था जब KFC हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ था। और रिजवान अहमद इतना जिद्दी आदमी है कि आज तक जिंदगी में KFC का एक कोर नहीं खाया है, कोर जिसको बोलते हैं, एक दाना नहीं खाया है। जबकि तीसरी बार बोल रहा हूं, भले मेरा डबल स्टैंडर्ड मान लो, बोलूंगा मैं सच हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक, लेकिन मैं चिकन नहीं खाता क्योंकि चिकन आने लगा ब्रॉयलर। मुसलमानों अब मेरी बात सुनना, ब्रॉयलर को जिस तरह से आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से पैदा किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, उसको स्टेरॉइड्स देके वक्त से पहले 1 किलो का किया जाता है, वक्त से पहले,
जिस तरह से उसको पिंजड़ों में अंडर कैप्टिविटी रखा जाता है, उसी पिंजड़े में जिस तरह से वो बड़ा होता है, जमीन उसे नसीब नहीं होती है। धूप में, बरसात में, जाड़े में बोरी रख के सड़क के किनारे वो रखा हुआ होता है, पर उसके झड़ गए होते हैं। चल वो पाता नहीं है, पर वो हिला के उड़ नहीं पाता है। मुसलमानों, तुम्हारा इस्लाम तुम्हें गवाही देता होगा कि ऐसा चिकन हलाल है, क्योंकि तुम उसे किसी मुसलमान की दुकान से खरीद के ला रहे हो। रिजवान अहमद का इस्लाम यह कहता है कि वो चिकन मुझ पर हलाल नहीं है, क्योंकि उस चिकन को इस तरीके से नहीं रखा गया। जैसे ह्यूमन राइट्स होती हैं, इसी तरह एनिमल राइट्स भी होती हैं, जो इस्लाम में कई जगह जिनका जिक्र आता है। भले काटना अलाउड है, फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप चाहे डबल स्टैंडर्ड कह के मुझको चुप करा सकते हैं, आप मजहब पर उंगली उठा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो उस चिकन को इस तरह नहीं रखा जाता। ब्रॉयलर चिकन जिस तरीके से रखे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो मुसलमान पर हलाल नहीं है, क्योंकि उन्हें उस तरह से नहीं रखा गया। अगर मैं सिर्फ मजहबी नजरिए से बात करूं, जिस तरह इस्लाम की हिदायत थी, इंसानियत के नजरिए से भी वो हलाल नहीं है, और मजहब इस्लाम के नजरिए से भी वो हलाल नहीं है। लेकिन तुम लोग समझ के खाते होगे कि वो हलाल है, क्योंकि छिद्दन खां कसाई क्या से तुम उसका गोश्त लेके आते हो। रिजवान अहमद के घर ब्रॉयलर का आना हराम है। मैं ब्रॉयलर नहीं खाता। केएफसी में जिस तरह से चिड़ियां पैदा की जाती हैं, जिस तरह से उनको उगाया जाता है, बड़ा नहीं किया जाता, उगाया जाता है, जिस तरह से उनकी चोंचें तोड़ दी जाती हैं कि एक दूसरे को वो लड़के ना मारे, जिस तरह से उनके पंजे तोड़ दिए जाते हैं कि वो दूर चल ना पाए ताकि उनका वजन बढ़े, जिस तरह से उनको आर्टिफिशियल फीड दी जाती है। मुसलमान भाइयों, इस्लामी नजरिए से भी और इंसानियत के नजरिए से भी केएफसी हराम है। इसलिए रिजवान अहमद ने केएफसी की आज तक इतना बड़ा कौर नहीं खाया। ये मेरी इंसानियत भी है और ये मेरा इस्लाम भी है। भले नॉन वेज खाया, 5वीं बार बोल रहा हूं, भले तुम इसको मेरा डबल स्टैंडर्ड मान लो। तुमने खाए होंगे ब्रॉयलर और तुमने खाए होंगे केएफसी के चिकन। तुम अपने घर में वो चीज हलाल समझ के ला रहे हो जो हलाल ही नहीं है। मछली जो कांटे में चारा लगा के धोखे से पकड़ी जाती है, वो मुसलमान इंसानी नजरिए से भी हराम है और इस्लामी नजरिए से भी हराम है। पता है, मेरा भांजा बरेली में अंडे का काम करने जा रहा था। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मेरे क्लोज है, अली नाम है उसका, अली मिर्जा। उसने मुझसे राय ली, मैंने कहा प्रोजेक्ट किया है। उसने मुझे मुसलमानों जब प्रोजेक्ट समझाया ना, उसने बताया एक 1.5 बाई 1.5 के पिंजड़े में, वो लाइन से पिंजड़े होते हैं जिनका एक का साइज होता है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। उसमें 3 या 4 मुर्गियां रहती हैं परमानेंट, उन्हें खोला नहीं जाता। और वहीं पर किनारे एक नाली निकलती है मेटल की, उसमें उनका दाना निकलता रहता है। वो सिर्फ एक छोटे से झरोके से छेद निकालकर दाना खाती हैं। चोंच उनकी आगे से घिस दी जाती है ताकि वो लड़के एक दूसरे को मारे ना, और वो अंडे देती रहती हैं। नॉर्मल मुर्गी जब अपने खेतों में घूमती है और दाना चुगती है, कीड़ा चुगती है, तो 1 साल में 150 से ज्यादा अंडा नहीं देती है। और ये मुर्गियां 1 साल में 325 तक अंडे देती हैं। शुरू में एक खाने में बंद, वहीं पर हवा चलाई जाती है, वहीं पर पानी छिड़क दिया जाता है। मैंने उससे कहा कि ये अंडा हलाल नहीं है, ये अंडा इंसानियत के नजरिए से और इस्लाम के नजरिए से हराम है। अगर तूने ये बिजनेस किया तो अंडा तो छोड़, मैं तेरे बिजनेस पर थूकने नहीं जाऊंगा और तेरियां भी आना बंद कर दूंगा, तेरियां भी, क्योंकि तुम ये काम हलाल नहीं हराम कर रहे हो। तुम अपने घर में चैन से कैसे सोओगे जब तुम उधर किसी को पिंजड़े में बंद करके आए हो कि सुबह वो अंडा देगी, और आर्टिफिशियल डाइट से पैदा किए जाते हैं। ये है मेरा इस्लाम और तुम्हारे इस्लाम में कितना फर्क है मुसलमानों, तुम्हें आज शायद बिल्कुल पता चल गया होगा। तो जितनी तुम ये हरकतें हलाल समझ के कर रहे हो ना, सब हराम है।
लाल किले के पीछे एक मुर्गी का चिकवों का अड्डा हुआ करता था दिल्ली में। वहां मैं अपनी आंख से देख के आया था आज से 20 साल पहले। यूं मुर्गी पकड़ते हैं, यूं हलाल नहीं करते, यूं मुर्गी पकड़ते हैं, यूं उल्टा कर देते हैं, यूं यूं यूं, तो उस मुर्गी की गर्दन यूं बन जाती है, ठीक। और से छुरी मारकर बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उस ड्रम में जिंदा मुर्गी को फेंक देते हैं और एक आदमी खड़ा हुआ मुर्गी के ऊपर हाथ रख के उसे पानी में डुबो के मार के निकाल के अलग फेंकता है। गीली मुर्गी इस मारे करी जाती है क्योंकि जब छीली जाए उसके पर ना उठे। तुम इसको हलाल समझ के खाते हो। रिजवान अहमद के लिए ये मुर्गी हलाल नहीं है। ना तो काटने वाले ने बिस्मिल्लाह बोला, ना तो काटने वाले ने कलमा पढ़ा, और ना उस मुर्गी को जीते जी वो एनिमल राइट, वो पक्षी अधिकार या पशु अधिकार मिले जो इंसानियत और इस्लाम की नजरिए से दोनों से मिलने चाहिए थे। ना जीते जी मिले, ना उसे उस तरीके से काटा गया। लेकिन तुम छिद्दन खा की जाके बिरयानी मुर्गे की खा के आते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग बड़ा सीमित है। तुम्हारा दिमाग इतना सीमित है कि मुसलमान का गोश्त है तो यह हलाल होगा। रिजवान ने सब मुसलमानों से रिश्तेदारी नहीं कर रखी। रिजवान 10 चीजें और देखता है यह देखने से पहले कि जो वो खा रहा है वो हलाल है या हलाल नहीं है। तो ये है मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, हलाल का पूरा कंसेप्ट तमाशा बना के रख दिया। अगर कोई मुसलमान या हिंदू भी अगर नॉन वेजिटेरियन है, बहुत से हिंदू भाई हैं, तो आप लोग ये कसम उठाइए कि आप बाहर ब्रॉयलर खाना बंद कर देंगे क्योंकि इन चिड़ियों को उस तरह नहीं रखा जा रहा जिस तरह से कम इनको अधिकार था तब तक ये जी रही थी। इन्हें उस तरीके से नहीं रखा जा रहा। KFC की चिड़ियों को उस तरीके से नहीं रखा जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी की जड़ हैं और ये इनह्यूमैनिटी की जड़ है। भले आप नॉन वेजिटेरियन हो और भले कोई आपको डबल स्टैंडर्ड वाला बोले, जैसे मुझे हो सकता है वीडियो के बाद बहुत से लोग बोले, लेकिन हाँ फाइनली मैंने रेडी मीट छोड़ दिया है। चिकन मैंने कई सालों पहले छोड़ दिया था। KFC मैंने कई सालों पहले थूकने नहीं गया उस दुकान पर या उस चीज पर जहां KFC का कोई प्रोडक्ट मिल रहा हो क्योंकि इतनी बुरी तरह से रखते हैं। पर यह मेरा सोचने का तरीका है हलाल का। हलाल सिर्फ इस्लामी नजरिए से नहीं होता, हलाल या हराम सामाजिक नजरिए से भी होता है। राइट ऑफ एनिमल एंड राइट ऑफ बर्ड के नजरिए से भी होता है कि क्या उसको उस तरीके से रखा गया जब वो जी रही थी जो समाज और इस्लाम के नजरिए से बेहतर था या जो सही था। तो ये मेरा पूरा कंसेप्ट है हलाल पर। जो भी हलाल के नाम पर तमाशा हो रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। कहीं अगर तुम्हें बड़ी तकलीफ है कि ये बर्गर में जो चिकन है ये हलाल है या ये झटका है, अबे तो मत खाओ, मत खाओ। डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया है, मौलाना ने मस्जिद के नहीं बताया है कि वहां पर जाके तुम्हें ये बिरयानी खानी है या वहां पर जाके तुम्हें फलाना फलाना कुछ खाना है। अपने घर में खाओ, लेकिन ये ब्रॉयलर चिकन और KFC की चीजें बिल्कुल ना खाएं। इन लोगों ने KFC बैन किया यहूदी दुश्मनी में, मैंने KFC बैन किया इंसानियत में। फिर आखिरी बार कह रहा हूं मैं नॉन वेजिटेरियन, लेकिन अब सिर्फ फिश पर सीमित हो गया हूं, बाकी सब छोड़ दिया है। और यस, मेरे यहाँ जो एग आता है वो गांव की मुर्गी का आता है। भले वो मुझे एक एग 16 रुपए का पड़ता है, लेकिन वो नेचुरल एग है। जिस मुर्गी ने खेत में घूमते हुए कीड़े खाए हैं, दाना चुगा है, उसका अंडा है। वो 1.5 बाई 1.5 में कमरे में जाली में बंद करके जीवन भर के लिए उसके अंडे रिजवान अहमद वो तक नहीं खाता, बल्कि वो 8 रुपए के मिलते हैं। और जब वो बेचारी 1 साल उसके पूरे हो जाते हैं, अंडा देना बंद कर देती है, वहीं से निकाल के उसे चिकवे को भेज दिया जाता है। चिकवा फिर उसको एक जाली के अंदर रखता है और एक दिन काट के भेज देता है। और तुम लोग मुसलमान कहते हो कि छिद्दन खान की दुकान से लेके आए हैं, ये मुर्गा तो हलाल है। तो ये जो हलाल का कंसेप्ट है मुसलमान भाइयों, ये सामाजिक बहुत ज्यादा है बनिस्बत दीनी से। दीन में जो लिखा है सर आंखों पर ये सामाजिक भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सामाजिक कंसेप्ट, ये राइट, ये एनिमल राइट, कहां पर आप चीज एक हलाल समझ के खा रहे हैं पर वो है हराम, ये आप लोगों को इसकी तरबियत नहीं दी गई, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, आप लोगों को बताया नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों को आसान भाषा में गुमराह मुसलमान बोलता हूं।
थोड़ी टेढ़ी भाषा में जाहिर मुसलमान बोलता हूं और गाली देने वालों को गटर छाप बोलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के बड़ा मजा आया। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो काफी एंजॉय किया होगा और आपको भी इस वीडियो का समझ आया होगा, इस वीडियो का मकसद जो वो कहना चाह रहे थे वो बात समझ में आएगी। आसान लफ्जों में इन्हीं की बात एक और अलग लफ्जों में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, किसी को नहीं समझ आएगा, आ भी गया तो और बेहतर से समझ आ जाएगा इस तरह से। मकसद रिजवान अहमद का कहने का ये था कि आप लोग ये बात करते हैं कि हम, मतलब आपसे मुराद की मुसलमानों की बात हो रही है, कि वो लोग ये बात करते हैं कि हमने जाके चिकन खाना है और वहां जाके ये पूछना है कि ये हलाल है या नहीं है, बस हमें इतना ही चाहिए कि वो फ्रंट का टैगलाइन है वो चाहिए, उसके पीछे वो किस तरह से आया है, किस तरह से पैदा हुआ है, किस एनवायरनमेंट में रखा गया है, उससे कई सरोकार नहीं है। तो जो उन्होंने पॉइंट उठाया वाकई में वो वैलिड पॉइंट है कि सिर्फ हमें इतनी सी वैलिडेशन चाहिए मुसलमानों को कि वहां पे ये बोल दिया जाए, जब सवाल ये किया जाए कि हलाल है या हराम है, अगर वो कहते हैं कि ये हलाल है तो वहां वो बड़े आराम से खा लेंगे, लेकिन अगर कहा जाए हराम है तो वो जगह चेंज कर लेंगे। तो यही एक उनकी चेक करने की जो एक पैरामीटर है, जो एक छोटा सा मीटर है जिससे वो चेक करते हैं। तो उस मीटर पे उन्होंने सवाल किया है कि ये आप लोगों का कैसा मीटर है जो बिल्कुल बेसलेस है, जो आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये उनकी बात हो रही है जो अपने आप को सही वाला मुसलमान कहते हैं, जो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हमने इस्लामी तरीके से खाना पीना खाना, ये सारी चीजें करनी है। तो खाने पीने के मामले में जब उन्होंने इस्लामी तरीके से समझ के उस चीज को करना है, तो समझ तो वो रहे हैं कि हम इस्लामी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो वहां वो मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका जो मीटर है वो है ही गलत। कि एक सवाल पूछना है हलाल, अगले ने कहना है हाँ हलाल है, या अगले ने कहना है हलाल नहीं है, तो वहां बैठ जाना है या फिर वहां से चले जाना है। लेकिन उसके पीछे का प्रोसीजर है उसको पूरा मिस कर देना है। असल पूरी वीडियो का मकसद ये था। बिल्कुल, मतलब जो उन्होंने पॉइंट उठाया ना, मेरे ख्याल से एज अ मुस्लिम मैं भी ये कहता हूँ उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम, मतलब इससे पहले मेरे माइंड में कभी इस तरह का सवाल ही था कि ये जो ब्रायलर मुर्गी है ये हराम हो सकती है। हराम से मुराद ये कि जिस तरह से वो बनती है या तैयार होती है, तो इस तरह की बात कभी माइंड में माइंड सवाल ही नहीं करता इस बारे में। अब जैसे अभी ये बात हुई है तो मेरे माइंड में एक और बात आई है कि जैसे ये गंदम है, ये चावल है, ये बाकी जितने भी चीजें हैं, ये भी टाइम से पहले तैयार होती हैं। टाइम से पहले अगर तैयार नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि टाइम से पहले ये तैयार नहीं हो रही है, अपने टाइम में तैयार हो रही है, लेकिन ये बढ़ती भी तो है। पुराने दौरों में, पुराने वक्तों में जो जमीनें काबिल इस्तेमाल नहीं थी, उनको मतलब बड़े अरसे तक उनको क्या उसे बोलते हैं, अपनी फसल के लिए तैयार किया जाता था। काफी टाइम लग जाता था, कम से कम भी कोई 20-25 साल लग जाते थे एक खेत को आबाद करते हुए, ठीक है, एक फसल को। और अब वही जो है वो मेडिसिन है, हर चीज उनके पास मौजूद है, एक साल डेट के अंदर वो फसल अच्छी बड़ी फसल है। मतलब जिसको बोलते हैं ये क्या उसे बोलते हैं यार, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, चावल गंदम नहीं चावल गंदम नहीं, वो जो सहरा सा होता है, अब मुझे माइंड में नहीं आ रहा कि उसको बोलते क्या है, जमीन को जो वाइट होती है और इसके ऊपर फसल वगैरह नहीं लग सकती। हाँ, डेजर्ट। हाँ, तो इस तरह की जो जमीनें अगर वो आबाद हो सकती हैं, बाकी जहाँ पे गंदम कम थी वहां पे ज्यादा हो सकती है, तो इंसान की मतलब सोच इन चीजों में भी काम करनी चाहिए। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात एक उनकी बात से मुझे लगा कि ये बात इस तरह अगर देखें तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम इस्लामी नजरिए से नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी वजह अब मेरे ख्याल से ज्यादा आबादी होना शायद हो सकता है। अब मतलब ये ना कंफ्यूजन मच गई है माइंड के अंदर कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो इधर जाए या इधर जाए। इस वीडियो के बाद मतलब जिस तरह उन्होंने बात की है कि मतलब मुर्गी है उसको किस तरह लेके चलते हैं, या बाकी उन्होंने KFC का बताया, इस तरह जितनी भी उन्होंने बातें बताई उनकी बातें वैलिड थी, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ टोटल जितनी बात थी। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इस टाइम के बंदा अब इस साइड पे जाए या इस साइड पे जाए। मतलब ये है कि अब बाकी जो जमीनों वाला मामला है या और इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दी है ना। अब जो नेक्स्ट बंदे जो वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में पता नहीं कितने सवाल आ जाएंगे कि अब ये अगर ये जमीन और ये वाली बात है तो अब ये भी बात इसके अंदर है, सब्जी है उसके अंदर भी इसी तरह है। अब सब्जियां जो है वो जो सर्दी वाली सब्जी है वो गर्मी में बन रही है और जो गर्मी वाली है सर्दी में बन रही है, तो ये भी तो एक मतलब नाइंसाफी वाली बात ही है ना। अगर इस तरह देखें, अगर है तो भी जानदार है तो वो ऊपर आती है ना, तो इस तरह से फिर सारी चीजें जो है वो चली जाएंगी मेरे ख्याल से। अगर इस कंसेप्ट सोचते हैं तो ये सारी चीजें हराम में चली जाएंगी। तो बात वही है ना, फिर उसको सही करने का तरीका भी तो यही है ना।
कि अगर हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे पाकिस्तान के एग्जांपल क्या इससे आसानी से समझ में आएगी कि हम ये कहेंगे यार पाकिस्तान में तो हर बंदे करप्ट है, ये है वो है, तो हम क्या बात करते हैं उसके बदले में हम ये बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल को अपने आप को देखना चाहिए, अपने हिसाब अपने आप को बेहतर करे, बाकी सबको छोड़ दे, अपनी जिम्मेदारी ले, कचरा कहीं ना फेंके, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे, और इस तरह की छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें। इसी तरह अगर हर बंदा करेगा तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। तो जो उन्होंने बात बोली है, उन्होंने एक चीज के अंदर रह के बात बोली, उन्होंने बाहर रिलीजन के अंदर रहते हुए मुसलमानों से उन्होंने बात की है कि जो मुस्लिम्स है वो ये कहते हैं कि हमने कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है, तो जो उसमें चीजें लिखी हुई है उसके मुताबिक फिर चलें भी, तो कहते अपने आप को मुसलमान है लेकिन उसके मुताबिक चलते नहीं है, या तो अगर नहीं चलना तो फिर अपने आप को ये बोले कि हम मुसलमान नहीं है। ये अजीब सा, मतलब इसी को मुनाफिकत कहते हैं ना, कि बंदे ने कहना कुछ है और उसको करना कुछ है, ये इसी चीज का नाम मुनाफिकत है, चाहे वो छोटे छोटे अमलों में हो या इस तरह के रिलीजियस मामला में हो, पॉलिटिकल में हो, कि अमल कुछ और बोलना कुछ, ये जो तजाद होता है ना, इसको मुनाफिकत कहते हैं। या तो वो ये कहना छोड़ दें कि हम मुस्लिम हैं, या तो अगर वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो उस तरीके से चलें। तो जब सब लोग इस तरीके से चलना शुरू होंगे तो मुस्लिम स्टेट्स में, क्योंकि अभी हम बात सब इंसानों की नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिलीजन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, ये बात इस डोमेन में रहते हुए कर रहे हैं, ये बात समझनी पड़ेगी आपको, इसको आप बाकी चीजों से कंपेयर करना फिलहाल छोड़ें। जो जितनी भी मुस्लिम सोसाइटी जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, ये सारी जगह जो है, तो यहाँ पे जब लोग इस तरह की चीजें खाना छोड़ेंगे तो क्या वो चीजें वहाँ पे बिकेंगी, फिर क्या वो चीजें वहाँ पे बनेंगी, वो चीजें बनना खुद ही खत्म हो जाएंगी वहाँ पे। तो ये वही बात है, ऐसे ही कि पाकिस्तान के जो लोग हैं अगर इंडिविजुअली अपने आप को बेहतर करने की सोचें तो ऐसे ऐसा कंट्री बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हर मुस्लिम जो है, इस डोमेन में रह के हम बात कर रहे हैं, इसको लड़ाई वाली साइड पे नहीं लेके जाना, हर मुस्लिम अपने इंडिविजुअल लेवल पे इन चीजों को त्यागे, इन चीजों को बाइकआउट करे, तो क्या लगता है कि वो जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे? कभी भी नहीं बनाएंगे। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी सेल होती है। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से है कि हम फिर सब छोड़ना पड़ेगा। तो यही तो बात है कि बंदा अपने आप को फाइनेंशियली इतना मजबूत करे कि अगर उसको 8 रुपए के बजाय 16 रुपए का अंडा लेने पड़ रहा है, जैसे रिजवान अहमद ने अपनी एग्जांपल दी है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, सब्जियां हो गई, गंदम हो गई, कि और उसको एक जगह खरीद के अपने घर के लिए गंदम अपने तरीके से उगानी पड़ी, तो अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर करे ना, अपने आप के अपने रिसोर्सेज इतने बनाए, अपना पैसा इस तरह से मैनेज करे कि उसका पैसा लीक हो रहा है, फजूल चीजों में जा रहा है, फजूल खर्चों में जा रहा है, वो पैसा बचा के थोड़ी जगह ले ले, जो अपने घर के लिए वो गंदम साल की बना सकता है, वो अपने लिए बनाए, बेचने के लिए बेशक ना बनाए, तो उस तरीके से रहे। क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो या तो फिर मुसलमान कहना छोड़ दे अपने आप को। और इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल के साथ में इन्होंने ये भी कहा है, एक तो मुसलमानी नजरिए से भी और दूसरा इंसानी नजरिए से, तो ये जो दोनों चीजें, इसमें फिर पूरा होल डोमेन आ जाती है जो इंसानों की है। उस नजरिए से भी जब हम देखेंगे तो वहां पे भी हमें ये चीज समझ में आएगी कि जहां हम एक जगह रिलीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं, मुसलमानों से बात कर रहे हैं, उसमें भी या तो वो मुसलमान कह रहा है तो उस तरीके से फिर चले, और दूसरा जो अपने आप को इंसान समझता है और कहता है कि मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, उसका सबूत देने के लिए उसी तरह की चीजों को कंज्यूम करे, उसी तरह के जो जरूरियात हैं उनको पूरा करे, अपना रिसोर्सेज मैनेज करे और उस तरह से रहे। जब सारे लोग इस तरह से करने लग जाएंगे इंडिविजुअली, तो कहाँ उनका ये सामान बिकेगा, कहाँ उनका ये सब होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल दिए, जैसे मैं छोटी सी बताना को जिनकी उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वो ऐसे मोड़ते हैं मुर्गी को, ऐसा काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जब लोगों ने बाइकआउट कर देना, छोड़ देना, तो क्या लगता है कि बिकेगा? पाकिस्तान में आपको एक एग्जाम्पल बता दें, कराची में फ्रूट, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में, पता नहीं, कराची में फ्रूट काफी महंगा हो गया था, तो 2-3 यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए कि आप ये इनको ना बाइकआउट करें। जेडीसी जो है स्पेशली आपने देखे होंगे कराची से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप फ्रूट का बिल्कुल बाइकआउट कर दें। लोगों ने वाकई में लिटरली बाइकआउट करना शुरू कर दिया और फ्रूट ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। जाहिर है जब उनका बिकना ही नहीं है तो उन्होंने वो तरीकेकार छोड़ देना है। वो हमारी वजह से वो तरीकेकार फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि यार वो तो हर जगह ही फैला हुआ है, हम उससे बच नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। वो अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्या मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, अगर हम इस तरह देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान है, मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री नहीं जाता, वो चीज मतलब इस तरह कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर इतनी गंदम नहीं होती, इतने चावल नहीं होते कि पूरा पाकिस्तान खा सके। अगर हम पुराने तरीके के साथ जाते हैं, मतलब जो आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले था, या आज से कोई तकरीबन कम से कम 7-8 साल पहले था, उस टाइम आबादी कम थी, अब आबादी पाकिस्तान की ज्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो इसके अंदर हमें जितनी गंदम मिलती है, इसके चावल मिलते हैं, तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे कि हमें अपना गुजारा करने के लिए। और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा और सब कुछ। और वो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अच्छे जिस तरह हम चावल लेना चाहते हैं वो उस तरह के चावल है, मतलब कि जो नेचुरल है। तो इस तरह अगर देखें तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ जो चीजें हैं ना वो चेंज होनी मतलब पड़ती हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि देखें, अगर हम इस्लामी नजरिए से देखें ना, तो इस्लामी नजरिए के अंदर बात आती है कि आप मजबूरी के तहत कोई ऐसी चीज खा सकते हैं कि जिससे आपको गुजारा नहीं होता, जो कि इस्लाम में हराम है
और अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो आप उसको मजबूरी में कर सकते हैं। मतलब आप एक ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अब आपने खाना भी, आपने जिंदा भी रहना है। तो इन चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से अगर इस कंसेप्ट से देखें ना तो फिर ये चीज हलाल है। अगर इस कंसेप्ट से देखें, जिस तरह मैं बात करूं कि इस्लाम में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कैसे चीजें खाएंगे? और हाँ, हम वो बंदा जो है वो फंसा हुआ है। जैसे अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, उनके पास ना जमीन है, हाँ, किराए के घरों में रहते हैं, तो उनके लिए तो बात ये वाकई में बनती है। लेकिन वो लोग जो गाँव में रहते हैं, उनके पास एक किला भी जमीन है, हाँ। वो ठेके पे दे देते हैं, हाँ। तो वो जिम्मेदार है। ठेके पे क्यों देते हैं? वो अपनी गंदम लगाएं, उसको काटें, ध्यान से उसके 2 हिस्से करें, एक तरफ गंदम लगाएं, एक तरफ चावल लगाएं, जो उनकी जरूरत है उस हिसाब से करें। लेकिन जो बिल्कुल फंसे हुए हैं, उनके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर वो उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे तो वो भी कसूरवार है। हाँ, लेकिन उस तब तक के लिए जब तक के लिए उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं आते, तब तक के लिए वो कसूरवार नहीं है। लेकिन अगर वो कोशिश नहीं कर रहे और फिर वो मामले में कसूरवार है। लेकिन जो तूने बात की ना गंदम के हवाले से, उसमें ये सीन है कि जो साइकिल है ना एक चीज का, वो अगर पूरा हो रहा है तो वो मसला नहीं है। अगर एक लाइफ का साइकिल है, जैसे अब मुर्गी की लाइफ का साइकिल है, तो वो अगर पूरा हो रहा है तो उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस साइकिल को, मतलब जैसे गंदम के केस में तूने एग्जाम्पल दिए, उस मुर्गी वाले केस वैसे ही गलत है ना, उसको हम स्पीड अप करते हैं। जो गंदम वाला है उसमें अगर हम इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं हो रहा उन चीज़ों से, जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि जो ऊपर हम चीज़ें झाड़ते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इंसानी नुकसान इसकी गान कौन है? और यार अब इसमें 2 कट आ गए। हाँ, नहीं कहता। जो तूने गंदम वाली बात की उसमें सीन ऐसा है कि जो गंदम वाला सीन है उसमें अगर हम लोग जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर की सारी चीजें, अगर तो वो इंसान को नुकसान नहीं देती तो फिर तो मेरे ख्याल में मसला नहीं। अगर हम उस प्रोसेस को स्पीड अप कर तो बात ये हो रही थी, इसको यहाँ से कट लग जाएगा। तो बात ये हुई थी कि जो तू कह रहा है कि गंदम के हवाले से, गंदम का जो स्पीड अप प्रोसेस करते हैं वो गलत है, ये वो सारा। तो उसमें यह कि अगर तो वो नुकसान नहीं दे रही वो चीज़ें जो कि उसमें हम डालते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में गलत नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ें जो उसमें डाली जा रही हैं उससे अगर इंसानी जिस्म को या इंसानी लाइफ को नुकसान होता है, बेशक थोड़ा सा भी होता है, तो वो तो गलत है। लेकिन उसको नुकसान नहीं हो रहा और वो उसकी प्रोसेस स्पीड अप किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जिससे हमें नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमने उसको स्पीड अप कर दिया प्रोसेस को। काफ़ी सारे इस तरह के केस हैं। जैसे अब हम देखते हैं ये जो मोटो टायर का अगर हम देख लें, जो टायर की इन्वेंशन है या आग की जो इन्वेंशन है, सिलेंडर की इन्वेंशन है, ये किस तरह की इतनी ज़्यादा है कि इससे हमें कितने फायदा हुआ है। हाँ, नुकसान हमें अपनी वजह से हुआ है, हमारी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो कंपल्सरी नुकसान नहीं है कि अगर आप आग लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो केस ऐसा होता है, वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से कि अगर हमने आग जला के ऊपर बैठ गए और नुकसान होगा तो हमारे ऊपर। इसी तरह कि जो कंपल्सरी केस नहीं है वहां पे तो हम लोग उससे फायदा ले सकते हैं, उसमें गलत नहीं है। लेकिन गंदम के केस में वो चीजें जो हम इस्तेमाल करके अपना नुकसान करते हैं वो गलत है, उसकी पैदावार बढ़ाते हैं। लेकिन अगर उसकी पैदावार बढ़ रही है और हमें उससे नुकसान नहीं हो रहा तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर हमें उससे क्योंकि नुकसान नहीं होता, हाँ। मतलब ये जितनी भी गंदम है या ये चारा है, ये हमें पैसे खाती हैं। अब पहले मेरे जो दूध थे उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। अब बहुत सारी ऐसी चीजें, वही कह रहा हूं, फिर तो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, इंसान का नुकसान हो रहा है। और इंसान के साथ साथ अगर इंसानियत से भी देखें तो उस जमीन का भी नुकसान होता है।
एक चीज है, उसने अपनी पावर के साथ उस चीज को उगाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। और वही चीज जब उसको ज्यादा मिलेगी, जैसे वो बता रहे थे कि मुर्गियों को वो क्या लगते हैं जो इंसान भी जो है, हाँ, तो वो उससे क्या होता है कि वो चीजें बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, मसल जो है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जमीन है, इंसान को नुकसान होता है ना उस चीज का, तो इसी तरह जमीन है तो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो कम टाइम में इतनी ज्यादा बड़ी चीज कर रही है, ठीक है। और जमीन को भी नुकसान है, इंसानों को तो है ही है। उसके बाद उसकी रिकवरी हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके जमीन की रिकवरी कर सकते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मैं ये नहीं फिर इंसान की भी कर सकते हैं। नहीं टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, मतलब बात ये है कि यार नुकसान तो है ना वक्ती तौर पे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा ये जो लोग अभी गंदम उगा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। मैंने तो एक जनरल बात की है कि अगर हम उस नुकसान को खत्म कर दें फ्यूचर में, तो फिर हम उसकी पैदावार बढ़ाते हैं तो फिर मसला नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का लेवल उस तरफ ले जाएं, उतना ज्यादा हम बढ़ा लें कि हमें ये चीजें इस्तेमाल करके नुकसान ना हो, ना जमीन को नुकसान हो, तो फिर क्या मसला है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे काम किए जिससे हमें फायदा हुआ है, उसका नुकसान नहीं हुआ। तो जब हमें नुकसान नहीं हो रहा तो उसको इस्तेमाल करने में क्या है। हाँ, इस केस में जिसमें हमें नुकसान हो रहा है तो फिर हमें वो नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जो भी लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और ये लोग सही कर रहे हैं, ऐसा वैसा। मैंने कहा कि अगर वो लोग हम उस लेवल पे चले जाते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, हम इस तरह की चीजें बना लेते हैं जिससे इसकी पैदावार हम बढ़ा दें और नुकसान ना हो सकता है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ये साइंस चीज ही ऐसी है कि बहुत सारी चीजें हमने की हैं ऐसी जो हम पहले कहा करते थे नहीं हो सकता, वो आज होता है। और आगे भी हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करें तो हम उन रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो हमें लगता है कि नहीं हो सकता और वो होएगा। तो वहां तक जब हम पहुंच जाए तो वो उसकी पैदावार बढ़ाना कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके और बहुत ऑल्टरनेट हैं, जो तुमने मसला बताया ना कि दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है, ये है वो है, और उनकी गंदम पूरी नहीं होती, ये वो सारा, इतनी फजूल जमीन पड़ी हुई है लेकिन वहां पे काश्त नहीं की जाती, सिर्फ इसलिए कि हमने इसी तरफ ही रहना है कि हमने जितनी काश्त की है उसमें हमने अब ज्यादा काश्त करनी है, बाकी जगह पे नहीं काश्त करनी, हमने उसके अंदर से ही निकालना है। ये हमारी एक जिद है। तो ये जिद के साथ साथ बेवकूफ़ी भी है कि हम उसको फिर जस्टिफाई भी करते हैं बाद में। अगर या तो होना कि हमने हर जगह उगा ली है, हमारे पास फ्री लैंड है ही नहीं, अब कमी पड़ रही है, तो फिर इस तरह के हर पे समझ में भी आते हैं। लेकिन वो वाली बात जहाँ जमीन भी पड़ी हुई है, एक ही जगह से निकालने की हमें वो आई हुई है, तो फिर ये चीज गलत है। तो हमारा ये ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताने कमेंट सेक्शन में। आप लोग हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या फिर रिजवान अहमद की बातों से एग्री डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लाजमी बताइएगा। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।